वैज्ञानिक अध्ययन उनकी कला गतिविधियों का केंद्र बिंदु थे। विशेष रूप से उनके द्वारा बनाए गए शारीरिक रचना संबंधी रेखा चित्र इतने उच्च कोटि के और इतने उत्कृष्ट हैं कि लियोनार्डो को पुनर्जागरण काल के महान वैज्ञानिकों में गिना जाना उचित है। 500 वर्षों से अधिक समय से लियोनार्डो दा विंची के रेखा चित्रों में से एक रहस्य बना हुआ है। दा विंची उन कलाकारों की लंबी श्रृंखला में से एक हैं जिन्होंने प्राचीन मिस्र वासियों से लेकर प्रारंभिक ईसाइयों और तिब्बतियों तक हमें यह बताया है कि कला एक माध्यम है, एक जरिया है। उनकी अनगिनत नोटबुक के बीच सबके सामने छिपा हुआ, पहली नजर में यह पहियों और गियरों का एक उलझा हुआ जाल जैसा दिखता है, बस उनके विचित्र आविष्कारों में से एक। कलाकार बनने से पहले वे खुद को इंजीनियर मानते थे और इसका प्रमाण उनके रेखा चित्रों में मिलता है। इससे उनकी दूरदर्शिता का अंदाजा लगता है, यानी भविष्य की भविष्यवाणी करने की उनकी क्षमता का। लेकिन इतिहासकार लंबे समय से यह फुसफुसाते रहे हैं कि यह विशेष डिजाइन अलग था, एक ऐसी बात जिसके बारे में उन्होंने कभी बात नहीं की, एक ऐसी बात जो उनकी प्रतिभा को देखने का हमारा नजरिया बदल सकती है। एक नए प्रकार की वैज्ञानिक जांच की बदौलत हम वास्तव में पेंटिंग के भीतर तक पहुंच सकते हैं और यह समझ सकते हैं कि लियोनार्डो लंबे समय तक पेंटिंग को परिपूर्ण बनाने के लिए किस तरह काम कर रहे थे। 5, 10, 20 वर्षों के दौरान यह वास्तव में लियोनार्डो की एक विशिष्ट कृति है। हाल ही में पृष्ठों की नई जांच ने इस चित्र को फिर से सुर्खियों में ला दिया है, जो एक ऐसे उद्देश्य की ओर इशारा करता है जो इतिहास को फिर से लिख सकता है। लियोनार्डो ने वास्तव में क्या कल्पना की थी? आइए जानें। गुप्त रेखा चित्र। जब लोग लियोनार्डो दा विंची के बारे में सोचते हैं तो उनके मन में उड़ने वाली मशीनें, शरीर रचना संबंधी रेखा चित्र और ऐसी पेंटिंग्स की छवि बनती है जो आज भी कला इतिहास पर अपना दबदबा बनाए हुए हैं। लेकिन अक्सर यह बात नजरअंदाज हो जाती है कि उनकी नोटबुक के अंदर कुछ ऐसे पन्ने दबे हुए हैं जो किसी बेहद विचित्र चीज की ओर इशारा करते हैं। उनके द्वारा छोड़े गए हजारों रेखा चित्रों में से एक ऐसा है जिसे शोधकर्ता आपस में जुड़े पहियों, लीवरों और घूर्णन तंत्रों का संग्रह बताते हैं। यह रेखा चित्र मैड्रिड में स्थित उनके रेखा चित्रों के संग्रह कॉडिसेस मैड्रिड में पाया जा सकता है। पहली नजर में यह घड़ी के भीतरी भाग जैसा दिखता है, लेकिन बारीकी से अध्ययन करने पर इसका उद्देश्य कुछ और ही प्रतीत होता है। दरअसल लियोनार्डो ने 15वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में काम किया, एक ऐसा समय जब गणित मुख्य रूप से व्यापारियों, इंजीनियरों और विद्वानों के लिए ही एक कौशल था। हर गणना हाथ से करनी पड़ती थी और गलतियां भारी पड़ सकती थीं। माल का हिसाब रखने वाले व्यापारियों या पुलों का डिजाइन करने वाले इंजीनियरों के पास उनकी सहायता के लिए कोई उपकरण नहीं थे। गणना करने में सक्षम उपकरण का विचार कम से कम आधिकारिक समय रेखा के अनुसार सदियों दूर था। फिर भी लगभग 1493 की अपनी नोटबुक में लियोनार्डो ने एक मशीन का खाका खींचा है जिसमें कई गियर से चलने वाले पहिए क्रम से व्यवस्थित हैं। इस रेखा चित्र में उनकी प्रसिद्ध घुमावदार लिखावट में छोटे छोटे नोट्स हैं और यद्यपि इसे पूरी तरह से स्पष्ट रूप से समझा नहीं जा सकता है, इसके कुछ हिस्सों के आधार पर विशेषज्ञों को संदेह है कि यह कोई घड़ी या खिलौना नहीं, बल्कि कहीं अधिक उन्नत उपकरण था। चित्र में 13 आपस में जुड़े हुए पहिए दिखाए गए हैं, जिनमें से प्रत्येक पर 0 से 9 तक संख्याएं अंकित हैं। ये पहिए गियर के दांतों की एक श्रृंखला से जुड़े हुए हैं, जिससे एक पहिए के घूमने से दूसरा पहिया भी घूमता है। आधुनिक शब्दों में यही सिद्धांत सैकड़ों वर्षों बाद
यांत्रिक कैलकुलेटरों में भी इस्तेमाल किया गया। ऐसा लगता है कि प्रत्येक पहिया एक पूर्ण चक्कर लगाने के बाद अपनी गति अगले पहिए तक पहुंचा देता है, जो जोड़ और घटाव का आधार है। इस कहानी को और भी दिलचस्प बनाने वाली बात यह है कि लियोनार्डो ने कभी भी इस मशीन का कोई कार्यशील संस्करण नहीं बनाया। कम से कम आज तक तो ऐसा कोई संस्करण मिला नहीं है। उन्होंने व्यावहारिक से लेकर दूरदर्शी आविष्कारों तक अपनी कई नोटबुक आविष्कारों से भर दी। कई रेखा चित्रों का कभी परीक्षण नहीं किया गया, फिर भी यह रेखा चित्र अपनी बारीकी और सटीकता के कारण विशेष रूप से उल्लेखनीय है। उनके कुछ अधिक कल्पनाशील डिजाइनों के विपरीत यहां दर्शाए गए अनुपात और गियर तंत्र वास्तव में यांत्रिक रूप से तर्कसंगत हैं। इस रेखा चित्र का अध्ययन करने वाले इतिहासकार इस बात पर बहस करते हैं कि लियोनार्डो का वास्तविक इरादा क्या था। कुछ लोगों का मानना है कि यह अनुपात और गियर की गति का अध्ययन करने वाली किसी परियोजना का हिस्सा हो सकता है, जिसमें उस समय उनकी गहरी रुचि थी। अन्य लोग बताते हैं कि उन्होंने कुछ घटकों को इस तरह से चिह्नित किया है जो गिनती या मिलान करने के तरीकों से मिलते जुलते हैं, जो उनके यांत्रिक नोट्स के लिए अनन्य सामान्य है। गोपनीयता का मुद्दा भी है। लियोनार्डो अक्सर सांकेतिक भाषा में लिखते थे और उल्टे अक्षरों का प्रयोग करते थे, न केवल अपनी रचनाओं को चोरी से बचाने के लिए, बल्कि उन विचारों को छिपाने के लिए भी जिन्हें अति क्रांतिकारी माना जा सकता था। एक ऐसा उपकरण जो सैद्धांतिक रूप से स्वचालित रूप से गणना कर सकता था, उनके जीवन काल में संदेह की दृष्टि से देखा जा सकता था। 1519 में उनकी मृत्यु के बाद उनकी नोटबुकें अलग अलग जगहों पर बिखर गईं। इसके पन्ने यूरोप भर के विभिन्न संग्रहों में पहुंच गए, जिनमें से कुछ सदियों तक गुम रहे और फिर दोबारा खोजे गए। सदियों तक यह रेखा चित्र लगभग भुला दिया गया था, उनके अधिक प्रसिद्ध आविष्कारों की छाया में दब गया था। लेकिन हाल के दशकों में इसने इतिहासकारों, इंजीनियरों और यहां तक कि कंप्यूटर वैज्ञानिकों का भी ध्यान फिर से आकर्षित किया है। वे इसमें इस संभावना को देखते हैं कि लियोनार्डो ने एक ऐसे उपकरण की कल्पना की थी जो गणना के बोझ को कम कर सके, जो पुनर्जागरण काल के यूरोप में व्यापार और इंजीनियरिंग की बढ़ती जटिलताओं के लिए एक आवश्यक कार्य था। लेकिन यह तो बस शुरुआत है। पहियों और संख्याओं के उस सरल से दिखने वाले समूह के पीछे जो रहस्य छिपा है, वह अंततः एक ऐसे रहस्योद्घाटन की ओर ले जाएगा जिसे आधुनिक समय के शोधकर्ताओं और प्रौद्योगिकीविदों को समझने में कठिनाई होगी, जब तक कि वे इसे स्कैन करने के लिए कृत्रिम बुद्धिमत्ता का उपयोग नहीं करते। एक भुला दिया गया प्रतिभाशाली व्यक्ति। इसलिए संख्याओं को यंत्रवत रूप से संभालने वाली मशीन का विचार 1600 के दशक तक इतिहास की किताबों में नहीं आया। लियोनार्डो के जीवन काल के बहुत बाद विद्वानों ने लोगों को हाथ से गणना करने की धीमी और त्रुटिपूर्ण प्रक्रिया से मुक्ति दिलाने के लिए गियर प्रणालियों के साथ प्रयोग करना शुरू किया। पहला जात प्रयास जर्मन प्रोफेसर विल्हेम शिकर्ट द्वारा किया गया था, जिन्होंने 1623 में एक ऐसी घड़ी का खाका तैयार किया और उसे बनाया जिसे उन्होंने गणना घड़ी कहा था। उनकी मशीन संख्याओं को जोड़ने और घटाने के लिए घूमने वाले पहियों का उपयोग करती थी। हालांकि यह उपकरण पूरा होने के कुछ ही समय बाद आग में नष्ट हो गया था। 2 दशक बाद ब्लेज पास्कल ने इसका एक अधिक परिष्कृत संस्करण बनाया। पास्कल का आविष्कार, जिसे उन्होंने 1642 में मात्र 19 वर्ष की आयु में बनाया था, पास्कलाइन के नाम से जाना जाने लगा। यह मशीन आपस में जुड़े गियरों की एक श्रृंखला के माध्यम से जोड़ और घटाव करने में सक्षम थी। मशीन का छोटे पैमाने पर व्यावसायिक उत्पादन भी हुआ, हालांकि यह महंगी थी और व्यापक रूप से प्रचलित नहीं हुई। फिर भी
आधिकारिक रिकॉर्ड में यह पहली बार था जब यांत्रिक कैलकुलेटर का वास्तव में दैनिक जीवन में उपयोग किया गया था। पास्कल के कुछ दशकों बाद गॉटफ्रीड विल्हेम लाइबनिज ने इस अवधारणा को और आगे बढ़ाया। लगभग 1673 में उन्होंने एक ऐसा उपकरण प्रदर्शित किया जो जोड़ और घटाव के साथ साथ गुणा और भाग भी कर सकता था। उनके द्वारा निर्मित सीढ़ी नुमा कैलकुलेटर ने एक सिलेंडर नुमा डिजाइन पेश किया जो बाद में गणना मशीनों के लिए एक आदर्श बन गया। हालांकि यह उपकरण व्यवहार में अविश्वसनीय था, इसने आने वाली शताब्दियों में यांत्रिक गणना की नींव रखी। प्रचलित समय रेखा के अनुसार शिकार्ड, पास्कल और लाइबनिज, ये तीन नाम यांत्रिक गणना के आरंभ का प्रतिनिधित्व करते हैं। 19वीं शताब्दी तक चार्ल्स बैबेज ने डिफरेंस इंजन और एनालिटिकल इंजन की अपनी योजनाओं के साथ इस विचार को और भी महत्वाकांक्षी स्तर तक पहुंचाया, जिन्हें अब आधुनिक कंप्यूटरों का पूर्वज माना जाता है। लेकिन सवाल अभी भी बना हुआ है, यदि ये सभी आविष्कार 17वीं और 18वीं शताब्दी के हैं, तो लियोनार्डो द्वारा 100 साल से भी पहले छोड़े गए चित्र को हम कैसे समझाएं? सदियों तक इस रेखा चित्र को तकनीकी इतिहास के वृत्तांत में शामिल नहीं किया गया। कुछ इतिहासकारों ने तो इसे पूरी तरह से अनदेखा कर दिया, जबकि अन्य ने इसे इतना अस्पष्ट माना कि इसे कैलकुलेटर की श्रेणी में रखना कठिन हो गया। सुरक्षित तरीका यही था कि बाद के आंकड़ों को महत्व देने वाली स्वीकृत समय रेखा का पालन किया जाए। 20वीं शताब्दी में यह स्थिति बदल गई जब शोधकर्ताओं ने लियोनार्डो की पांडुलिपियों का व्यवस्थित रूप से सूचीकरण करना शुरू किया। 1960 के दशक के उत्तरार्ध में इतालवी विद्वानों की एक टीम ने रेखा चित्र के आधार पर एक भौतिक मॉडल का निर्माण किया। उन्हें आश्चर्य हुआ कि मशीन काम कर रही थी। गियर ने अनुमान के अनुसार संख्याओं को स्थानांतरित किया, जिससे एक कार्यात्मक कैलकुलेटर तैयार हुआ जो बुनियादी अंकगणित को हल कर सकता था। यह प्रतिकृति अत्यधिक उपयोग के कारण नष्ट हो गई, लेकिन इसने यह सिद्ध कर दिया कि लियोनार्डो का विचार यांत्रिक रूप से सही था। इस खोज ने कई असहज प्रश्न खड़े कर दिए। यदि लियोनार्डो ने 1490 के दशक में ही गणना के लिए एक कार्य प्रणाली विकसित कर ली थी, तो शिकार्ड, पास्कल और लाइबनिज को दिए गए श्रेय पर पुनर्विचार करने की आवश्यकता हो सकती है। कम से कम इससे यह तो साबित हो गया कि लियोनार्डो का दिमाग एक ऐसे क्षेत्र में पहुंच गया था जिसके बारे में इतिहास मानता था कि वह अभी अस्तित्व में ही नहीं था। शोध समुदाय के कुछ जानकार इसे एक गुप्त आविष्कार कहने लगे, इसलिए नहीं कि इसे जानबूझकर छिपाया गया था, बल्कि इसलिए कि इसने प्रगति के उस सुचारू क्रम को बाधित कर दिया जिसे पाठ्य पुस्तकें पसंद करती हैं। इसमें और भी रहस्य तब पैदा होता है जब लियोनार्डो का यह डिजाइन ऐसे समय में सामने आया जब इस तरह के उपकरण की व्यावहारिक मांग बहुत कम थी। उत्तर मध्यकालीन यूरोप की दुनिया हस्तलिखित लेखा जोखा, अबैकस और मानव क्लर्कों के भरोसे चलती थी। गणना को मशीनीकृत करने का चलन अभी शुरू नहीं हुआ था, तो भला उन्होंने ऐसी चीज का खाका क्यों खींचा होगा? कुछ लोगों का मानना है कि वे अन्य परियोजनाओं के लिए गियर पर प्रयोग कर रहे थे और संयोगवश उन्हें यह विचार आया। वहीं कुछ अन्य लोगों का सुझाव है कि वे इंजीनियरिंग गणनाओं में मानवीय त्रुटि को कम करने के तरीकों की खोज कर रहे होंगे। उनके इरादों को स्पष्ट करने वाले लिखित नोट्स के अभाव में उद्देश्य अनिश्चित बना हुआ है। फिर भी रेखाचित्र की पुनः खोज और उसकी प्रतिकृति के निर्माण ने प्रौद्योगिकी के इतिहास में लियोनार्डो के स्थान को लेकर नई बहसें छेड़ दीं। यदि उनके जीवन काल में ही उनका डिजाइन बनकर व्यापक रूप से साझा किया गया होता, तो यांत्रिक आविष्कारों का स्वरूप नाटकीय रूप से बदल सकता था। इसके विपरीत
यह रेखा चित्र सदियों तक निष्क्रिय पड़ा रहा और बाद के आविष्कारकों ने इस उपलब्धि पर अपना दावा किया। आधिकारिक समय रेखा और लियोनार्डो की नोटबुक से मिले सबूतों के बीच का यह तनाव ही आधुनिक अटकलों को हवा देता है। यह सिर्फ इस बारे में नहीं है कि पहले कौन आया, बल्कि इस बारे में भी है कि कितना ज्ञान खो गया, अनदेखा किया गया या यहां तक कि अलग रख दिया गया। इतिहास का यह अंतराल जांच के नए उपकरणों और विधियों के लिए जमीन तैयार करता है, जो उन चीजों पर प्रकाश डालने के लिए तैयार हैं जिन्हें लंबे समय से महत्वहीन माना जाता था। रहस्य की बात यह है कि लियोनार्डो दा विंची की उस विचित्र मशीन का रेखा चित्र उनके अन्य कार्यों की श्रेणी में ठीक से फिट नहीं बैठता। पुलों, हथियारों या जल उठाने वाले उपकरणों के उनके सभी डिजाइनों को उनके समय की समस्याओं के व्यावहारिक समाधान के रूप में समझाया जा सकता है, लेकिन यह चित्र, जिसमें नंबर वाले पहियों के साथ गियर से चलने वाले उपकरण को दर्शाया गया था, किसी दूसरी ही दुनिया का लगता था। यह उनकी नोटबुक में बिना किसी स्पष्ट व्याख्या के पड़ा रहा, मानो सबके सामने छिपा एक रहस्य हो। पीढ़ियों तक विद्वानों ने इस बात पर बहस की कि लियोनार्डो का असल इरादा क्या था। कुछ लोगों ने इस रेखा चित्र को महज यांत्रिकी का अध्ययन माना, मानो यह उनके द्वारा गियर और अनुपात बनाने का अभ्यास करने का एक तरीका हो। वहीं अन्य लोगों का मानना था कि यह कहीं अधिक महत्वाकांक्षी परियोजना की ओर इशारा करता है, शायद एक ऐसी मशीन जो स्वयं अंकगणित कर सके। इस बहस को और भी जटिल बना दिया। लियोनार्डो की उस आदत ने, जिसमें वे अपने सबसे अनोखे डिजाइनों के साथ बहुत कम लिखित टिप्पणियां छोड़ते थे। उनकी उकेरी हुई लिखावट अक्सर पृष्ठ पर फैली होती है, लेकिन वाक्य रहस्यमय होते हैं और कहीं भी उन्होंने उपकरण के उद्देश्य का सीधा उल्लेख नहीं किया है। इस रहस्य को और भी गहराता है यह तथ्य कि लियोनार्डो की बची हुई किसी भी कार्यशाला या सामान में ऐसी मशीन का एक भी टुकड़ा नहीं मिला है। उड़ने वाले यंत्रों या पानी के पंपों के साथ उनके प्रयोगों के विपरीत, जिनके मॉडल और भौतिक नोट्स मौजूद थे, यह तथाकथित कैलकुलेटर केवल एक चित्र के रूप में ही मौजूद है। इससे यह सवाल उठता है कि क्या उन्होंने कभी इसे बनाने की कोशिश की थी या यह हमेशा कागज पर ही छिपा रहने के लिए था। समय के साथ रेखा चित्र के आधार पर कई प्रतिकृतियां बनाने का प्रयास किया गया। कुछ सफल रहीं, कम से कम सीमित रूप से, जिससे यह पता चला कि यह तंत्र सैद्धांतिक रूप से जोड़ और घटाव कर सकता है। लेकिन प्रत्येक प्रतिकृति में कुछ अनिश्चितताएं थीं, क्योंकि कोई भी पूरी तरह से निश्चित नहीं हो सकता था कि उन्होंने लियोनार्डो की मूल रेखाओं की सही व्याख्या की है। गियरों के अनुपात की नकल करने में छोटी मोटी गलतियां भी मशीन के संचालन को पूरी तरह बदल सकती थीं। इस अनिश्चितता के कारण प्रतिकृतियों को लियोनार्डो की वास्तविक उपलब्धि के प्रमाण के बजाय संभावना के प्रदर्शन के रूप में देखा गया। इससे आविष्कार एक विचित्र स्थिति में आ गया। यह इतना उन्नत था कि इसे अनदेखा नहीं किया जा सकता था, लेकिन इतना अधूरा था कि इसकी पुष्टि नहीं हो सकती थी। संग्रहालयों में इस रेखाचित्र से निर्मित मॉडल प्रदर्शित किए गए और उत्साही लोग पुनर्जागरण काल के एक ऐसे व्यक्ति की सोच पर आश्चर्यचकित थे जो अपने समय से सदियों आगे की सोच रखता था। फिर भी इतिहासकार इस विषय पर बंटे हुए थे। एक पूर्ण विकसित उपकरण के अभाव में लियोनार्डो को कितना श्रेय मिलना चाहिए? क्या यह वास्तव में यांत्रिक गणना का जन्म था या महज एक और अधूरा प्रयोग? पांडुलिपि के आसपास की गोपनीयता ने अटकलों को और हवा दी। लियोनार्डो की नोटबुक व्यापक वितरण के लिए नहीं थी। 1519 में उनके निधन के बाद रेखाचित्र निजी संग्रहों में बिखर गए, जहां कई सदियों तक छिपे रहे। गणना उपकरण का यह रेखाचित्र आधुनिक युग में, जब अंततः
इसके पन्नों को सूचीबद्ध करके अध्ययन किया गया, तभी व्यापक रूप से ज्ञात हुआ। तब भी मूल प्रतियों तक पहुंच अत्यंत सीमित थी और विद्वानों को अक्सर धुंधली तस्वीरों या द्वितीयक प्रतियों से ही काम चलाना पड़ता था। यह धारणा बनी रही कि इस रेखा चित्र में शायद कुछ ऐसा छिपा है जो नंगी आंखों से दिखाई नहीं देता। उन धुंधली रेखाओं में ऐसा क्या छिपा हो सकता है जिसे सदियों के अध्ययन भी पूरी तरह से स्पष्ट नहीं कर पाए हैं? हालिया रिपोर्टों के अनुसार इसका जवाब शायद अब सामने आ गया है, लेकिन यह तभी संभव हुआ जब आधुनिक तकनीकों का प्रयोग किया गया। और क्या मिला? यह हमारे जीवन को हमेशा के लिए बदल सकता है। क्यों? स्कैन की वजह से। दरअसल एआई ने आखिरकार दा विंची के प्रतिबंधित आविष्कार को स्कैन कर लिया है और जो खुलासा हुआ है उससे पूरी दुनिया दहला गई है। हालिया रिपोर्टों के अनुसार शोधकर्ताओं ने उन्नत स्कैनिंग विधियों और कृत्रिम बुद्धिमत्ता का उपयोग करके बची हुई पांडुलिपियों पर एक महत्वपूर्ण सफलता हासिल की। यह कोई साधारण प्रयोग नहीं था। ये पृष्ठ 500 वर्ष से अधिक पुराने हैं और इतने नाजुक हैं कि प्रकाश के संपर्क को भी सावधानीपूर्वक नियंत्रित करना पड़ता है। हर छोटी से छोटी बात को उच्च रिजोल्यूशन वाली इमेजिंग के जरिए कैप्चर करना जरूरी था और उसके बाद ही एल्गोरिदम पुनर्निर्माण का काम शुरू कर सकते थे। इन स्कैन का उद्देश्य सीधा साधा था, वो सब देखना जो इंसानी आंख से छूट सकता था। लियोनार्डो की लिखावट को पढ़ना बेहद मुश्किल है और रेखा चित्रों को काटने, दोबारा लिखने और परत दर परत बनाने की उनकी आदत की वजह से पन्ने अक्सर ऐसे निशानों से भर जाते हैं जो आपस में घुल मिल जाते हैं। परंपरागत फोटोग्राफी से कहानी का केवल एक हिस्सा ही सामने आया। धुंधली स्याही के निशानों को निखारकर, मिटाए गए स्ट्रोकों को पुनर्निर्मित करके और अतिव्यापी रेखाओं को डिजिटल रूप से अलग करके एआई मॉडल ने सदियों से छिपे विवरणों को पुनः प्राप्त करने का वादा किया। विशेषज्ञों का कहना है कि जो सामने आया वह किसी की भी अपेक्षा से कहीं अधिक पूर्ण था। यह मशीन महज गियरों की एक बेतरतीब व्यवस्था नहीं थी। स्कैन से 13 क्रमांकित पहियों की एक सुसंगत व्यवस्था का पता चला, जिनमें से प्रत्येक को अगले पहिए के साथ परस्पर क्रिया करने के लिए सावधानीपूर्वक व्यवस्थित किया गया था। इसका डिजाइन पहले के अनुमानों से कहीं अधिक सटीक था और इसके गियर अनुपात बाद के यांत्रिक कैलकुलेटरों में प्रयुक्त कैरीओवर सिद्धांत से मेल खाते थे। इन रिपोर्टों के अनुसार एआई पुनर्निर्माण ने लियोनार्डो द्वारा संक्षिप्त रूप में किए गए नोट्स को भी उजागर किया, जिससे संकेत मिलता है कि ये पहिए वास्तव में गिनती के लिए थे। इससे सब कुछ बदल जाता है, क्योंकि यह पुष्टि करता है कि लियोनार्डो ने वास्तव में लिखित इतिहास में किसी और से एक सदी से भी पहले एक पूर्ण रूप से कार्यात्मक कैलकुलेटर की रूपरेखा तैयार कर ली थी। उनके डिजाइन में जोड़ और घटाव की क्षमता दिखाई गई थी, साथ ही अधिक जटिल संक्रियाओं को करने की संभावना भी थी। संक्षेप में, इस ब्लूप्रिंट ने स्वचालित गणना की मूल अवधारणा को ही रेखांकित कर दिया था। हालांकि इन निष्कर्षों में एक भयावह पहलू भी छिपा था। रिपोर्टों में बताया गया है कि एआई स्कैन ने पृष्ठ के उन हिस्सों की पहचान की जिन्हें जानबूझकर धुंधला किया गया था। कुछ रेखाएं लियोनार्डो द्वारा स्वयं खरोंचकर या दोबारा लिखकर बनाई गई प्रतीत होती हैं, मानो उन्होंने तंत्र के कुछ हिस्सों को छिपाने का प्रयास किया हो। एक जानकार सूत्र ने सुझाव दिया कि इससे यह स्पष्ट हो सकता है कि उपकरण का निर्माण कभी क्यों नहीं हुआ या इस पर खुले तौर पर चर्चा क्यों नहीं हुई। संभवतः लियोनार्डो ने एक ऐसी मशीन की क्रांतिकारी क्षमता को महसूस किया होगा जो मानवीय प्रयास के बिना गणना कर सकती है। ऐसे समय में जब ज्ञान ही शक्ति था, ज्ञान को स्वचालित बनाना एक खतरे के रूप में देखा जा सकता था। यह व्याख्या सैद्धांतिक है,
लेकिन यह लियोनार्डो की सावधानी की प्रतिष्ठा से मेल खाती है। वे अक्सर अपने अधिक क्रांतिकारी विचारों को सांकेतिक भाषा में व्यक्त करते थे, और कुछ मामलों में तो वे अपने आविष्कारों को पूरी तरह से रोक लेते थे यदि उन्हें डर होता था कि उनका दुरुपयोग हो सकता है। यदि उन्हें यह आभास हो गया होता कि उनकी मशीन मानव कैलकुलेटरों की आवश्यकता को कम कर सकती है या ज्ञान के संतुलन को अप्रत्याशित तरीकों से बदल सकती है, तो संभव है कि उन्होंने इसे अधूरा ही छोड़ दिया होता। यह विकल्प इस बात को स्पष्ट करता है कि वह रेखा चित्र उनके नोट्स के बीच क्यों दबा रहा, उनके अन्य प्रोजेक्टों से पूरी तरह अलग। लियोनार्डो के इरादे जो भी रहे हों, आधुनिक पुनर्निर्माण से मशीन को देखने का नजरिया बदल जाता है। अब तक प्रतिकृतियां अनिश्चित अनुमानों के आधार पर बनाई जाती थीं, लेकिन कृत्रिम बुद्धिमत्ता द्वारा उजागर किए गए उन्नत विवरणों के साथ डिजाइन यांत्रिक रूप से सुदृढ़ प्रतीत होता है। गियर अनुपात सही ढंग से संरेखित हैं, कैरीओवर सिस्टम स्पष्ट है, और क्रमांकित पहिए अंकगणितीय कार्यों के लिए सुनियोजित योजना का संकेत देते हैं। जो कभी एक अधूरा स्केच जैसा दिखता था, अब एक कार्यशील ब्लूप्रिंट की तरह स्पष्ट है। इसके निहितार्थ ऐतिहासिक जिज्ञासा से कहीं अधिक व्यापक हैं। इस खोज का अर्थ है कि कंप्यूटिंग के इतिहास को फिर से परिभाषित करना होगा। यांत्रिक गणना के जन्म का श्रेय 17वीं शताब्दी के आरंभ को देने के बजाय इसकी वास्तविक शुरुआत 1490 के दशक में पुनर्जागरण काल के एक कलाकार और इंजीनियर को दी जा सकती है। यह बदलाव न केवल लियोनार्डो की विरासत को ऊंचा उठाता है, बल्कि विद्वानों को यह सोचने पर भी मजबूर करता है कि समाज द्वारा अपनाए जाने से सदियों पहले उन्नत विचार कैसे उत्पन्न हो सकते थे। फिर भी रिपोर्ट निश्चितता का दावा नहीं करती। सभी विशेषज्ञ इस बात से सहमत नहीं हैं कि पुनर्निर्मित रेखाचित्र यह साबित करता है कि लियोनार्डो का इरादा कैलकुलेटर बनाने का था। कुछ लोगों का तर्क है कि टिप्पणियां बहुत अस्पष्ट हैं, और अन्य लोग चेतावनी देते हैं कि कृत्रिम बुद्धिमत्ता द्वारा किए गए पुनर्निर्माण धुंधले निशानों की अतिव्याख्या कर सकते हैं। भौतिक मॉडल के अस्तित्व में न होने के कारण संदेह हमेशा बना रहेगा। इन चेतावनियों के बावजूद इस खोज ने अकादमिक जगत में कई लोगों को चिंतित कर दिया है। सदियों से सबके सामने एक पूर्णतः कार्यशील कैलकुलेटर छिपा हुआ था। इस संभावना ने इतिहास, इंजीनियरिंग और कंप्यूटर विज्ञान की दुनिया में हलचल मचा दी है, और यहीं से कहानी में एक नया मोड़ आता है। पुनर्जागरण काल की एक पुरानी नोटबुक में बने एक धुंधले रेखा चित्र से शुरू हुई यह कहानी डिजिटल दृष्टि से अब एक ऐसा रहस्योद्घाटन बन गई है जो तकनीकी इतिहास की नींव को ही चुनौती देती है। जिस मशीन को लियोनार्डो ने कभी छिपाया था, वह अंततः सामने आ सकती है, और अब सवाल यह नहीं है कि वह मौजूद थी या नहीं, बल्कि यह है कि आज हमारे लिए इसका क्या महत्व है। सनसनी फैल गई। लियोनार्डो के गुप्त आविष्कार की खबर तेजी से फैली, और प्रतिक्रियाएं बिल्कुल भी शांत नहीं थीं। इतिहासकारों, इंजीनियरों और यहां तक कि तकनीकी क्षेत्र के नेताओं ने भी इस पर अपनी राय देना शुरू कर दिया। यह विचार कि क्रमांकित पहियों और एक कैरीओवर प्रणाली से लैस एक यांत्रिक कैलकुलेटर लियोनार्डो की पांडुलिपियों में मौजूद था, ने कई लोगों को चौंका दिया। सदियों से तकनीकी प्रगति की कहानी एक स्थिर क्रम में आगे बढ़ी है। पास्कल की 17वीं सदी की मशीनों से लेकर बैबेज के विश्लेषणात्मक इंजन तक, और फिर आधुनिक कंप्यूटरों तक। लेकिन अब यह समय रेखा स्पष्ट नहीं रह गई थी। यदि लियोनार्डो ने वास्तव में 15वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में कैलकुलेटर की कल्पना की थी, तो कंप्यूटिंग के इतिहास को फिर से लिखना होगा। विश्वविद्यालयों ने तुरंत प्रतिक्रिया देने की कोशिश शुरू कर दी।
कुछ विद्वानों ने एआई द्वारा किए गए पुनर्निर्माण को विश्वसनीय और तर्कसंगत बताया। उनका कहना था कि पहिए के डिजाइन और अनुपातों की एक रूपता से आकस्मिक रेखा चित्रों की संभावना कम हो जाती है। वहीं कुछ अन्य विद्वान अधिक सतर्क थे। उनका कहना था कि लियोनार्डो की नोटबुक कल्पनाशील उपकरणों से भरी पड़ी हैं, जिनमें से कई का व्यावहारिक उपयोग कभी नहीं किया गया था। फिर भी संशयवादियों ने भी माना कि इन स्कैन से कुछ असहज सवाल उठते हैं। चित्र के कुछ हिस्सों को जानबूझकर क्यों छिपाया गया था? लियोनार्डो ने खुद ही इस डिजाइन को कुछ असंबंधित नोट्स के बीच क्यों छुपा दिया था? इस बीच इंजीनियरिंग जगत में इस खुलासे ने एक अलग ही हलचल पैदा कर दी। डिजाइनरों और प्रोग्रामरों ने इन रेखा चित्रों को इस बात का प्रमाण माना कि गणना का मूल विचार सदियों पहले संभव था। एक इंजीनियर ने टिप्पणी की, यह पुनर्जागरण काल में छिपी डिजिटल क्रांति के बीज को खोजने जैसा है। यह तथ्य कि लियोनार्डो ने उन सिद्धांतों का पूर्वाभास कर लिया था जिन्हें बहुत बाद में औपचारिक रूप दिया गया, प्रौद्योगिकी क्षेत्र में काम करने वालों को आश्चर्यचकित कर दिया। इस खोज ने कला, विज्ञान और दूरदर्शिता के बीच की रेखा को इस तरह धुंधला कर दिया कि आधुनिक विशेषज्ञ अभी भी इसे समझने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। जनता की प्रतिक्रिया भी उतनी ही तीव्र थी। मीडिया ने ऐसी सुर्खियां छापी जिनमें विस्मय और बेचैनी दोनों का भाव था। दा विंची का कैलकुलेटर सब कुछ बदल सकता था। यह 500 वर्षों तक छिपा रहा पहला कंप्यूटर था। यह वाकई डरावना है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर इस बात को लेकर बहस छिड़ गई कि अगर लियोनार्डो ने यह यंत्र बनाया होता तो क्या होता? क्या यूरोप की वैज्ञानिक क्रांति और तेजी से आती? क्या शुरुआती बैंकिंग, नौवहन या खगोल विज्ञान सदियों आगे बढ़ जाते? या जैसा कि कुछ लोगों का तर्क था, क्या समाज इसके लिए तैयार ही नहीं होता और यह यंत्र बाद में भुला दिया जाता? चूंकि लियोनार्डो अक्सर संरक्षकों के अधीन काम करते थे, इसलिए अफवाहें फैल गईं कि शायद कुछ आविष्कारों को चुपचाप दबा दिया गया था। आधिकारिक तौर पर इसका कोई सबूत नहीं है, लेकिन इन अफवाहों ने आग में घी डालने का काम किया। कुछ लोगों का मानना था कि लियोनार्डो द्वारा अपने नोट्स को मिटाना ही ज्ञान को गुप्त रखने का एक सचेत निर्णय था, क्योंकि उन्हें डर था कि अगर यह गलत हाथों में पड़ गया तो क्या होगा। यहीं से कहानी का महत्व और बढ़ गया। यह पुनर्खोज मात्र एक मशीन के बारे में नहीं थी। यह इस बारे में था कि मानवता उस ज्ञान से कैसे निपटती है जो अपने समय के साथ तालमेल नहीं बिठा पाता। क्या हम इसे अपनाते हैं, व्यवधान का जोखिम उठाते हैं और समाज को नया रूप देते हैं, या हम इसे दफन कर देते हैं और सदियां बीतने देते हैं जब तक कि कृत्रिम बुद्धिमत्ता जैसे उपकरण अंततः इसे प्रकाश में वापस नहीं लाते। शुरुआती सदमे की लहर शांत होने तक एक सच्चाई निर्विवाद थी। लियोनार्डो के रेखा चित्र अब केवल एक नोटबुक में लिखी जिज्ञासाएं नहीं रह गए थे। वे नवाचार पर पुनर्विचार करने के लिए एक उत्प्रेरक बन गए थे और इस बात की याद दिलाते थे कि अतीत में आज भी ऐसे रहस्य छिपे हैं जो वर्तमान को झकझोर सकते हैं। बहस शुरू हुई। अगर लियोनार्डो ने मशीन पूरी कर ली होती तो दुनिया कितनी बदल जाती? क्या स्वचालित गणना सदियों पहले संभव हो पाती? क्या जटिल इंजीनियरिंग, व्यापार और वैज्ञानिक गणना में तेजी आ पाती? जानकारों का कहना है कि पुनर्जागरण काल के सामाजिक और तकनीकी संदर्भ को देखते हुए एक कार्यशील कैलकुलेटर जादुई या खतरनाक प्रतीत हो सकता था। लियोनार्डो ने शायद जानबूझकर अपने डिजाइन को गुप्त रखा होगा, उसे गूढ़ संकेतों और उल्टी लिपि में कोडित किया होगा, क्योंकि उन्हें इसके संभावित दुरुपयोग का डर था। प्रतिभा और सावधानी के बीच का यह तनाव मशीन की कहानी का केंद्र बिंदु है। एक ओर
यह मानव प्रतिभा की पराकाष्ठा को दर्शाता है। दूसरी ओर यह हमें याद दिलाता है कि ज्ञान कैसे सुप्त अवस्था में रह सकता है, सही उपकरणों और दृष्टिकोण की प्रतीक्षा में जो इसे उजागर कर सके। आधुनिक इमेजिंग, एआई पुनर्निर्माण और सावधानीपूर्वक विश्लेषण ने अंततः इस डिजाइन को उन तरीकों से समझने की अनुमति दी है जो 50 साल पहले भी असंभव थे। यह पुनर्खोज निस्संदेह इस बात पर चिंतन करने के लिए प्रेरित करती है कि कितने अन्य आविष्कार और विचार अनदेखे, खो गए या जानबूझकर छिपा दिए गए होंगे। लियोनार्डो का रेखाचित्र अतीत के अभिलेखागारों में छिपी अपार संभावनाओं का प्रतीक है, जो इस बात की याद दिलाता है कि मानवीय ज्ञान अक्सर हमारी धारणा से कहीं अधिक गहरा और विचित्र होता है। आम जनता के लिए यह खोज रोमांचकारी और विनम्रतापूर्ण दोनों है। यह प्रगति और नवाचार के बारे में हमारी मान्यताओं को चुनौती देता है और मानवीय प्रतिभा के बारे में हम जो कहानी सुनाते हैं उस पर पुनर्विचार करने के लिए मजबूर करता है। अंततः यांत्रिक कैलकुलेटर जिज्ञासा, प्रयोग और दूरदर्शिता का प्रतीक है। यह हमें याद दिलाता है कि अपूर्ण या छिपे हुए विचार भी सदियों बाद हमारी समझ को नया रूप दे सकते हैं। यह मशीन भले ही कागज से आगे कभी अस्तित्व में न आई हो, लेकिन इसका प्रभाव आज भी गूंजता है, जो इंजीनियरों, इतिहासकारों की नई पीढ़ियों को प्रेरित करता है और संभावनाओं की सीमाओं को बढ़ाता है। क्या आप किसी ऐसे आविष्कार के बारे में जानते हैं जिसके पीछे कोई रोचक कहानी हो? हमें कमेंट्स में बताएं।